हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुंजन निगम, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। आज का मेरा टॉपिक है महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। आइए जानते हैं महारानी विक्टोरिया के बारे में। महारानी विक्टोरिया का परिचय। महारानी विक्टोरिया का जन्म 24 मई 1819 में लंदन में हुआ था। मृत्यु इनकी 22 जनवरी 1901 इंग्लैंड में हुई थी। इनका राज्यकाल 20 जून 1837 से 22 जनवरी 1901 तक रहा था। राज्याभिषेक इनका 28 जून 1838 में किया गया। इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये 8 महीने की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और इनकी पिता की मृत्यु के बाद इनका लालन पालन इनकी माँ और मामा ने मिलकर किया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। पृष्ठभूमि 1857 के भारत के स्वतंत्र संग्राम के पूर्व भारत में शासन की बागडोर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में 1600 ईस्वी में हुई थी। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। जब 1857 के भारतीय का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप भारतीय स्वतंत्रता की बागडोर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दी गई थी। 1857 में ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम की रानी महारानी विक्टोरिया थी। उस समय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड यूनाइटेड की किंगडम की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। भारत को ब्रिटिश ताज के अधिकार में लेने की प्रशंसा में एक समारोह का आयोजन किया गया। यह समारोह इलाहाबाद में किया गया था और यह समारोह में इलाहाबाद में 1 नवंबर 1885 को आयोजित किया गया। इस अवसर पर भारत के तत्कालीन वायसराय उस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। महारानी विक्टोरिया के एक घोषणा पत्र को पढ़कर सुनाया गया। यह घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। घोषणा पत्र की प्रमुख बातें। भारतीय रियासतों को आश्वासन दिया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किए गए उनके समझौतों और संधियों को ब्रिटिश सरकार भी मानेगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उस समय भारतीयों के साथ जो भी समझौते किए गए थे वो सब भी ब्रिटिश ताज मानेगी। बिना भेदभाव व पक्षपात के योग्यता के आधार पर शासन के उच्च पदों पर भी भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। मतलब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया था कि बिना भेदभाव और पक्षपात के उनको योग्यता के आधार पर शासन के उच्च पद पर नियुक्त किया जाएगा। भारत संबंधी कानून का निर्माण करते समय भारतीय परंपराओं का ध्यान रखा जाएगा। मतलब जो भी भारत ने संबंधी कानून का निर्माण किया जाएगा और जो परंपराएं थी उनका ध्यान रखा जाएगा। ब्रिटिश सरकार उनका ध्यान रखेगी। भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। जो भारतीयों के मामले थे उसमें ब्रिटिश सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। शांति की स्थापना होने के पश्चात सार्वजनिक हित के लिए कार्य किए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आश्वासन दिया कि सार्वजनिक हित के लिए कार्य किए जाएंगे। घोषणा पत्र का महत्व। इस घोषणा पत्र ने भारत में एक नई नीति की नींव डाली। मतलब ये जो घोषणा पत्र की गई थी उसमें भारतीयों में नई आशा का प्रचार हुआ। 1917 ईस्वी तक भारतीय संविधान का प्रमुख आधार बना रहा। इस घोषणा पत्र के द्वारा भारतीयों में नई आशा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढा। इस घोषणा पत्र द्वारा भारतीय रियासतों पर छलपूर्वक अधिकार करने की नीति समाप्त हो गई। कुछ विद्वानों ने इसे मैग्ना कार्टा की संज्ञा भी दी गई है। 1858 के अधिनियम की आलोचना। इस अधिनियम की आलोचना की गई क्योंकि
जो भी भारतीयों को आश्वासन दिए गए थे वह सिर्फ आश्वासन मात्र थे, वह सिर्फ कि उनको कहा गया था कि ये किया जाएगा वो किया जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं किया गया था। 1858 का अधिनियम एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, किंतु इसके अनेक दोष थे। कनिंघम ने लिखा, इस अधिनियम से कोई ठोस परिवर्तन के स्थान पर नाम मात्र के परिवर्तन हुए। जो ये अधिनियम लिखा गया था उसके मतलब नाम मात्र परिवर्तन किए गए थे। इन दोष की वजह से इस अधिनियम की कटु आलोचना की गई। जो ये अधिनियम था उसकी कटु आलोचना हुई थी। 1858 का अधिनियम। 1858 ईस्वी क्या भारतीय अधिनियम भारत के संवैधानिक एवं राजनीतिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अधिनियम के तहत भारतीय शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। जो 1858 का अधिनियम था वह भारतीय शासन को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया था। वास्तव में 1784 ईस्वी के ईस्ट इंडिया एक्ट के पश्चात से ही कंपनी के संवैधानिक शक्तियाँ घटने लगी थी। जो यहाँ संवैधानिक शक्तियाँ थी वो घटने लगी थी। ये इसके दोष थे। भारत सचिव तथा उसके कार्यालय का खर्चा भारतीय राज्य से लिया जाना तर्कहीन था। जो भारतीय सचिव तथा उसके कार्यालय का खर्चा था वह भारतीयों से ही लेते थे और अन्य सचिवों के समान भारतीय सचिव का खर्चा भी ब्रिटिश राज्य से वहन किया जाना चाहिए था। जो ब्रिटिश राज्य से खर्चा लिया जाना चाहिए था वह भारतीय राज्यों से लिया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा प्रशासन में भारतीयों को भागीदार नहीं बनाया गया। जो यह अधिनियम था तो उसमें प्रशासन ने भारतीयों को भागीदार नहीं बनाया गया। भारत सचिव में अत्यधिक शक्तियाँ व अधिकार निहित थे जिनका शीघ्र दुरुपयोग होने लगा। जो ये शक्तियाँ दी गई थी वो उनका दुरुपयोग होने लगा। इसी कारण भारत सचिव तथा गवर्नरों में झगड़े होने लगे। इस कारण से भारतीय सचिवों और गवर्नरों में झगड़े की स्थिति उत्पन्न होने लगी और झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। इंग्लैंड संसद भारत सचिव पर पूर्ण विश्वास करती थी तथा भारतीय मामलों में रुचि नहीं लेती थी। जो भारतीय मामले होते थे उसमें इंग्लैंड की जो संसद थी वह रुचि नहीं लेती थी। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।